नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएमसी हिंदी चैनल पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, पीएमसी हिंदी पर हम लेकर आए हैं एक मेंटल हेल्थ सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं उन कारकों के बारे में जो मेंटल हेल्थ को खराब करने के कारण बने हुए हैं। उनमें से ही एक है टोबैको या फिर तंबाकू भी, जिसको आम भाषा में बोला जाता है। तो आपको बता दूं कि 31 मई को WHO के द्वारा एक डे निर्धारित किया गया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इसी के समर्थन में हम लोग ये सीरीज लेकर आए हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं और आज का ये जो एपिसोड है ये इसी को समर्पित किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे टोबैको की लत लोगों को लग जाती है और इसके वजह से न जाने कितने लोगों की जान भी जा सकती है और जाती भी है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर साल 80 लाख लोगों की जान स्मोकिंग की वजह से जाती है और उनमें से 10 लाख वो हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग की ही नहीं। तो इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य तंबाकू के उपयोग से होने वाले जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाने पर विचार विमर्श करना है। इसके लिए हर साल एक थीम तय की जाती है और इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है ग्रो फूड नॉट टोबैको। दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके सेवन से परिणाम काफी भयानक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू से होने वाली बीमारियों से हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से करीब 12 लाख लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधे तंबाकू का सेवन नहीं करते, यानी धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि विश्व की कुल आबादी का 22.3% लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। इसका सेवन कई प्रकार से कैंसर के अलावा अनेक सांस से संबंधित रोगों का कारण बनता है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कदम सराहनीय है। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में आपने जाना कि तंबाकू के फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से ये पूरी दुनिया भर में अपने पैर फंसा रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन जी, जिनसे हम जानेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये जो टंबाकू है अपने पैर पसार रहा है, इसको रोक हम कैसे सकते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर, वर्ल्ड नो टोबैको डे हम सभी मना रहे हैं, तो इस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो टोबैको है ये क्या होता है और ये इतना ज़्यादा मृत्यु का कारण क्यों बन रहा है, इतना जानलेवा क्यों है? देखिए, टोबैको या तंबाकू जी, इसका सेवन कई तरीकों से करते हैं। एक तो हुई स्मोकिंग, जिसमें सिगरेट आती है, बीड़ी आती है, और एक खाने का गुटखा, जी, है ना। तो जो स्मोकिंग वाला है उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए वो फैशन का सिंबल भी बन जाता है। बहुत सारे यूथ के लिए वो एडल्टहुड, मैनहुड का सिंबल बन जाता है। यंगस्टर्स जब स्मोक करते हैं तो उसको समझते हैं कि हाँ, ये एक बड़े होने की पहचान है। अलग अलग कारणों से लोग इसका यूज करना शुरू करते हैं और जब एक बार इसकी ग्रिप में फंस जाते हैं तो फिर जिंदगी तबाह होती है। जिंदगी कैसे तबाही की ओर आगे बढ़ रही है ये स्मोक करने वालों को बहुत बार पता नहीं होता, और कभी कभी पता होता है तो भी वो इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इन सभी अलग अलग फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसके ग्रिप में फंसते हैं और अगर हम कैसे रोकें, और जब फंस चुके हैं तब क्या करें। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो तंबाकू है, टोबैको है, इसकी जद में लोग आते जाते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं। हाँ। हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। Yes. तो सर, आपसे अब ये सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जानलेवा तो होता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हम ये सीरीज लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो हम आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से किस तरह से हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगता है? देखिए, एक तो बात है कि टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग वही लोग शुरू करते हैं जो मेंटली एक फिट नहीं होते। जब लोनलीनेस होता है, अकेलापन होता है, या पीयर प्रेशर में आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विल
पावर वाला पर्सन स्मोकिंग शुरू नहीं करेगा। शुरू होने का एक कारण ही है कि अपने आप में हम फिट नहीं हैं, और जब एक बार शुरू कर लेते हैं, एक बार स्मोकिंग की आदत पड़ जाए, तब तो ये और भी ज़्यादा हमारे हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ को डिटेरियोरेट करता जाता है। हमारा आज फोकस मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा है, हमारे भीतर एंजाइटी आती है, हमारे भीतर अलग अलग हेडेक होता है, डिप्रेशन में भी सिगरेट का एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है, डिप्रेशन को सीवियर करने में, डिप्रेशन के एपिसोड को बढ़ाने में। तो मेंटल फिट नहीं होने का यह भी एक कारण है स्मोकिंग के स्टार्ट होने का, और स्टार्ट हो जाए तो उसमें फंसने का, आगे बढ़ने का। तो सर आपसे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी क्या है कि नौजवानों में या बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उस दौरान देखते हैं कि अपना कोई दोस्त है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके साथ स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर पीयर प्रेशर आ गया। लेकिन जब ये जो पीयर प्रेशर है, बच्चा इसको हैंडल क्यों कर रहा है? मतलब सामने वाले को अगर ऐसा लग रहा है कि आप स्मोक नहीं कर रहे तो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं हो, ठीक है, तो हम इसे एंटरटेन भी क्यों करें? इस चीज को हम क्यों समझे कि जो वो बोल रहा है कि मैं वही वैसा ही हूँ? तो यहाँ पर ना हमें थोड़ा फैमिली वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज पे जाना पड़ेगा कि जब एक बच्चे के पास एक परिवार में या एक समाज में एक आदर्श ना हो, है ना, जब एक पेरेंट्स से बच्चे को सीखने को नहीं मिल रहा है, तब ये पीयर प्रेशर हावी होता है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से जुड़ा हुआ है, अपनी बातों को खुलकर माता पिता के सामने बोल पाता है, तो वो दोस्तों से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना वो पिता से प्रभावित है, अपनी माता से प्रभावित है। तो यहाँ पर थोड़े फैमिलीज़ के अंदर भी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इस बात को समझना है कि माता पिता और इनफैक्ट हर परिवार में छोटे बच्चों को और यंगस्टर को जब सिगरेट की लत लगती है, लत यंगस्टर टीनेज में या अर्ली यूथ के एज में जब पढ़ाई कर रहे हैं या अभी भी जस्ट नौकरी शुरू करी है, इस एज में सबसे ज़्यादा लगती है। तो फैमिली में भी थोड़ा प्रेम बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम अधिक स्पेंड करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। और जो पीयर प्रेशर में आते हैं, अगर यंगस्टर इस बात को समझ सकें, हम राइट ग्रुप को चूज करें, राइट फ्रेंड्स को चूज करें, क्योंकि जैसी संगति होती है एक तो हम वैसे बनने लग जाते हैं और दूसरों की आदतों को हम अननोइंगली अडॉप्ट कर लेते हैं। कितनी बार फ्रेंड की तरफ से पीयर प्रेशर नहीं भी होता, वो जिद नहीं भी करते, लेकिन उनको देखा देखी हम उनको कॉपी करने लगते हैं। अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो लगता है चलो हम भी स्मोक करके देखते हैं, और जो एक बार स्मोक करते हैं वो कब लत बन जाती है पता नहीं चलता स्मोक करने वाले को। जी, तो सर हमें समझने की ज़रूरत है कि जब ये मतलब हमें पता नहीं चल पाता है कि लत कब बनने लगती है। तो सर इसी पर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि ये लत बनने लगती है, तो ऐसा क्या कारण रहता है कि ये एडिक्टिव हो जाते हैं? हम इसके एडिक्टिव क्यों होने लगते हैं, स्मोकिंग के या टोबैको के? देखिए, टोबैको में निकोटीन नाम का पदार्थ होता है और वो निकोटीन के रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होते हैं, निकोटीन एसिटाइल कोलिन, और वो ब्रेन में जब वो निकोटीन पहुंचता है तो उस निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जब वो बाइंड होता है तो डोपामीन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, खासकर डोपामीन। तो डोपामीन जब रिलीज होता है तो थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ता है, थोड़ा सा प्लेजर की फीलिंग होती है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत जगह में बात हो रही है। जब डोपामीन रिलीज होता है तो टेम्परली अच्छा लगता है ना, लगता है कि एक अच्छा फील हो रहा है। लेकिन जब वो डोपामीन वीन ऑफ होता है तो फिर थोड़ा सा मूड भी थोड़ा डिप्रेस होता है। तो कितनी बार उसी डोपामीन की फीलिंग्स को पाने के लिए जो स्मोकर है वो फिर से स्मोक करना चाहता है, ये सोचते हुए कि अब फिर से मुझे अच्छा लगेगा। इस बात को उसे नहीं पता होता कि जो डोपामीन है इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। जो स्मोकिंग करने से जो अच्छा लग रहा है इसकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। हम अपनी लाइफ में वैसे प्लेजरेबल एक्टिविटी ढूंढें जिसकी लाइफ लॉन्ग है। जो निकोटीन वाली जो प्लेजर की फीलिंग है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए इसका एडिक्शन लग जाता है, क्योंकि वो जो अलर्टनेस की फीलिंग बढ़ती है, जो अच्छा लगता है, स्मोकर चाहता है कि ये फीलिंग मुझे बार बार मिले। और जब किसी कारण से परेशान है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, कहीं तनाव है, तो लगता है कि वो मुझे जब मैंने स्मोक किया था तब मुझे अच्छा लगा था,
तो चलो उस अच्छी की फीलिंग को पाने के लिए फिर से स्मोक करो, और इस तरह से आदत बन जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है या जो हमें खुशी देने लगती है, तो उसी उसी की खोज में, उसी खुशी की खोज में लोगों को लगता है कि मैं एक बार स्मोकिंग मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत प्लेजर महसूस होने लगा। तो उसी की खोज में थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग करने लग जाते हैं स्मोकिंग। दिन में 2 बार भी करते हैं, 4 बार भी करते हैं, 5 बार भी, जितना जिसको करना होता है वो उतनी देर स्मोकिंग, उतनी बार स्मोकिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस खुशी को पाने के लिए। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या और कोई अल्टरनेट नहीं है इस खुशी को पाने के लिए, या फिर और कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा भी बना पाएं, और ये जो बुरी आदत हमें लग रही है जिससे हम अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ में जो इंसान खड़ा हुआ है जो स्मोक नहीं भी कर रहा, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उसके अलावा हम क्या कुछ ऑप्ट कर सकते हैं? बहुत सारे साधन हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, डोपामिन को रिलीज कराने के लिए, तो हमें यह ढूंढना होगा कि हमें कौन सी एक्टिविटी खुशी देती है। बहुत लोगों को एक्सरसाइज या रनिंग से खुशी मिल सकती है, बहुत लोगों को म्यूजिक से मिलती है। म्यूजिक लगाकर दौड़ना शुरू कर दें, इससे भी अच्छा लगने लग जाता है। नहीं तो कुछ लोगों को डांस में हमें खुशी ढूंढ सकते हैं। वो तो देखिए, खुशी तो कई सारी चीज़ों से मिलती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि निकोटीन से ही खुशी मिल रही है, तो ये उसका भ्रम है। जब हम अपनी पसंद की चीज़ों में जाते हैं, खुशी मिलती है। अपनी पसंद की चीज़ों को ढूंढना है, जो कि म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, अच्छी किताबें हो सकती हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हो सकता है। लेकिन ये वो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो स्मोकिंग नहीं करते हो। नहीं तो स्मोकिंग करने वाले दोस्तों के साथ हंसी मजाक करेंगे, फिर तो वो आदत लग जाएगी। जो नॉन स्मोकर दोस्त हैं, उनके साथ हंसी मजाक हो सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटीज, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इजीली मिल जाता है तो स्मोकर को लगता है कि ये आसान है तो इसी को कर लो, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेट्रीमेंटल हैं। इन बातों को समझते हुए हमें हेल्दी इंटरटेनमेंट, हेल्दी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ को ढूंढने चाहिए, जो कि बहुत सारे हैं। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि और सारे बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे जो हमें खुशी देते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, Yes, समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जी, सही। तो सर इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि हम इसको कैसे समझें कि हम एडिक्टिव होने लगते हाँ। हैं? क्योंकि कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं जो जिन्होंने एक बार टबैको लिया या एक बार तंबाकू खाया, तो ठीक है, नहीं खाया, बहुत-बहुत दिनों तक नहीं खाया, कभी खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। सेम इसी तरह से स्मोकिंग का सीन है, किसी ने एक बार स्मोक किया, फिर उसने उसने 15 दिन बाद किया, 20 दिन बाद किया, और कोई होते हैं चेन स्मोकर। सो ये हम कैसे समझने लगे कि हाँ, मैं चेन स्मोकिंग की ओर जाने लगा हूँ या जाने लगी हूँ, तो इसको कैसे समझें? देखिए, एडिक्शन किसी चीज़ को तब कहते हैं जब वो हमारे नॉर्मल रूटीन लाइफ को या वर्क को प्रभावित करने लग जाता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, जब आपके काम को वो डिस्टर्ब करने लग जाए कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम को छोड़कर बीच-बीच में आप स्मोकिंग करने के लिए या तंबाकू खाने के लिए जा रहे हैं, कई बार जा रहे हैं, इतनी बार जा रहे हैं कि आपके दूसरे कलीग या सीनियर आपको टोकने लग गए कि अरे तुम बहुत ज़्यादा जाते हो, है ना? उसके लिए पैसे बचा कर पैसे उधर खर्च करने लग गए हैं। पैसे ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी माँग कर, उधार लेकर और किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एडिक्शन ज़रूरी है, वो तो लेना पड़ेगा। तो पैसों जब एक्स्ट्रा एफर्ट से पैसे उसके लिए बचाने लग जाएँ, लेने लग जाएँ, जब हमारे काम को डिस्टर्ब करने लग जाए, और बहुत बार स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमें हेडेक होता है। बहुत बार स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट में जो निकोटीन है, उसका साइड इफ़ेक्ट में हमारा हार्ट रेट कभी-कभी बढ़ जाता है, हमें पाल्पिटेशन फील होने लग जाता है। तो कितनी बार तो फिजिकल प्रॉब्लम भी स्मोकर को होने लग जाती है, लेकिन जिसे वो समझ नहीं पाता है, उसे पता नहीं चलता है कि ये मेरे स्मोकिंग करने की वजह से हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम कई सारे की हो सकती है। सिर्फ निकोटीन से अगर कोई स्मोकर है तो उसे यह जोड़ना चाहिए, कहीं कोई भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो क्या इसमें मेरे स्मोकिंग का निकोटीन का कनेक्शन है। बहुत बार वो पाएंगे है। तो जब
आप निकोटीन से फिजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है, जब वर्क प्रभावित होने लग जाता है, जब पैसे को एक्स्ट्रा रूप से मैनेज करने की कोशिश करते हैं उसको पाने के लिए, जब कोई ना कोई आसपास टोकने लग जाता है, तब समझना चाहिए कि ये एडिक्शन का रूप ले चुका है। एडिक्शन ना बने उससे पहले ही हमें उस पर प्रयास करना चाहिए। एडिक्शन बन जाने के बाद एडिक्शन से बाहर आना मुश्किल होता है। जितनी आसानी से एडिक्शन बनने से पहले हम उससे बाहर आ जाएं, उतनी आसानी से एडिक्शन बनने के बाद नहीं आ पाते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया था कि अभी आपने बात कही कि किसी के पास अगर पैसे नहीं हैं लेकिन उनको नशा करना है, हाँ, सिगरेट चाहिए, टोबैको चाहिए ही चाहिए, तो वो कैसे भी करके मैनेज करेंगे। लेकिन ये जो संख्या है 1,30,00,000, ये जो इन लोगों की संख्या है, ये वही लोग हैं जहां पर थोड़ी आर्थिक तंगी है। विकासशील देशों में ही इस तरह के लोगों की संख्या ज़्यादा है जो लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और फिर कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं। दिन में वही लोग 10 रुपए की सिगरेट खरीद रहे हैं दिन में 4 बार, 5 रुपए का तंबाकू खरीद रहे हैं दिन में 5 बार। उसके बाद कहा जाता है कि रुपए नहीं है, पैसे नहीं हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में ये एक बहुत हास्यास्पद बात है। WHO के डेटा के अनुसार आपने सही कहा, लो इनकम कंट्रीज जो हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं, उनमें एडिक्शन ज़्यादा पाया जाता है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनमें ही यह जो आदत है सिगरेट की और टोबैको की, ये ज़्यादा है। तो अपने जो पैसों को वो अपनी एडिक्शन पर, तंबाकू पे खर्च कर रहे हैं। पैसा ऑलरेडी कम है, लेकिन फिर भी वो जो पैसा वो कमा रहे हैं उसका एक मेजर परसेंटेज वो सिगरेट पीने के लिए या तंबाकू खाने के लिए, चबाने के लिए, उसमें वो खर्च कर दे रहे हैं। इस बात को वो नहीं समझते कि इसी पैसे को सेव किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एडिक्शन में वो पड़ जाते हैं तो उनकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती कि मैं पैसे को सेव करके मैं पैसे को ग्रो करूं। जो मैं थोड़ा सा पैसा कमा रहा हूं, अगर जब मैं ज़्यादा पैसा मैं जमा कर लेता हूं तो इससे मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन यह क्रिएटिविटी, यह सोच उनके पास नहीं आती। उनको तो बस शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए, और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर उनको निकोटीन से मिलता है, स्मोकिंग करने से मिलता है, तो बस उसको लेते हैं और बस इसी को वो ज़िंदगी समझते हैं। अगर कोई मेंटली फिट हो, हेल्दी हो, तब वो जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखता है। ये मेंटल फिट नहीं है तभी वो एडिक्शन में पड़ रहे हैं, और ये एडिक्शन उनको और मेंटली अनहेल्दी बनाता चला जाता है। तो इनकम, हमारे इनकम का एक बड़ा कनेक्शन है इस स्मोकिंग से, एडिक्शन से। इस बात को समझने की हमें ज़रूरत है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और है कि जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, उससे डोमेस्टिक वायलेंस में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। जब उनकी वाइफ्स या माताजी काम कर रही हैं, घरों में जाकर के लोगों के यहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, या जो भी उनके हाउस हेल्प का काम कर रही हैं, जो लोग वर्किंग नहीं हैं, जो उनके जैसे बेटे हैं या हस्बैंड हैं, फिर वो उन पर दबाव डालते हैं कि रुपए आप हमें दो, जिससे कि मुझे तंबाकू का सेवन करना है, मुझे स्मोकिंग करनी है। तो इसके रूप में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और वो हम लोग निगलेक्ट करते जा रहे हैं, जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, निकोटीन लेने से, स्मोकिंग करने से या टोबैको का कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से अक्सर व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब उसको तलब लगती है तब उसको बस चाहिए ही चाहिए, किसी तरह चाहिए, चाहे परिवार में किसी से मांगेगा या आसपास के किसी लोगों से मांगेगा। और जब लोग नहीं देंगे तो उन पर वो गुस्सा करेगा, उनको बोलेगा क्या तुम मेरा दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे परिवार के नहीं हो, क्या मेरा केयर नहीं करते हो। और अपने उस आदत को पूरा करने के लिए वो झूठ भी बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सच बोलूँगा कि मुझे स्मोकिंग के लिए पैसे चाहिए तब तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो पैसे मुझे दवा लाने के लिए चाहिए या कुछ दूसरी चीज़ें लाने के लिए चाहिए, और उसके कह के लोग पैसे दे देंगे और फिर वो पैसों का मिसयूज करते हैं। तो ये जो लोअर या मिडिल इनकम कम्युनिटी है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये प्रॉब्लम जब पैसों का लेन देन कर रहे हैं, नहीं दूसरा पैसा देना चाह रहा है, तो इससे रिश्ते भी खराब होते हैं और कभी कभी वायलेंस भी होता है। लो इनकम कम्युनिटी में पैसे थोड़े से कमा रहे हैं और उसका पैसे का भी कुछ जो जिनको आदत पड़ जाती है वो उसको नशे पे खर्च कर देते हैं। यूँ ही पैसा कम है और भी पैसा खर्च हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर
दूसरे जरूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करने के लिए फिर नहीं बचते। तो उनके लो इनकम कम्युनिटी के लोग के गरीब रहने की ही संभावना फिर बढ़ जाती है। अगर पैसों को सेव किया जा सके, जो एडिक्शन पे, स्मोकिंग पे, टोबैको पे खर्च हो रहे हैं, अगर वो उधर खर्च ना हो तो वो धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए, बेहतर चीज़ें खाने पीने के लिए या एजुकेशन के लिए खर्च हो सकते हैं। लेकिन जो टोबैको यूजर्स होते हैं वो इतना सोच, इतनी बुद्धि नहीं लगा पाते, और बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो सर इसके साथ ही साथ जानना चाहूँगी इस पर एक और फैक्टर है जिसे बहुत ज़्यादा हम लोग अनदेखा कर देते हैं, जाने अनजाने में। वो छोटे छोटे बच्चों को हम अनदेखा कर देते हैं जब घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, टबैको के वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके कोमल मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो ये देखकर वो ये समझने लगते हैं कि अगर पिताजी माताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल भी समझने लगते हैं। बड़े होकर जिससे वो अपने जीवन में उतारेंगे, एक ये फैक्टर भी बन जाता है, और इसके साथ साथ वो डर में भी रहने लगते हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जब अगर परिवार में वायलेंस होगा जी, तो बच्चे जो है इसको अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये कि वायलेंस इज नॉर्मल। अगर कोई एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली पर हाथ उठाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अननोइंगली एक पैटर्न बन जाता है कि जब वो भी बड़ा होता है तो वह भी वायलेंस की ओर हाथ उठाने के लिए सोचता नहीं है। दूसरा, जो आपने बात है, डर की बात कही, कि कभी कभी अगर मन कोमल है तो उसके भीतर ये फियर हो जाता है कि अरे ये आई एम नॉट सेफ, और ये सेफ्टी का नहीं भाव होने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां जैसे कि एलर्जी पैदा होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पैदा होती है। बहुत सारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बीमार होता है तो उसका कारण जो वायलेंस देखा है घर में वह भी होता है। तो हमें बहुत सजग रहने की ज़रूरत है कि हमारे एक एक स्टेप से क्या क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या क्या अलग अलग प्रभाव हो सकता है हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों पर, घर की आर्थिक व्यवस्था पर, और घर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके कारण से जो बच्चों की पढ़ाई है या जो परिवार का जो पोषण है, भोजन है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। समझ रखते हुए अर्लीस्ट जो हम अपने आप पे कंट्रोल कर लें वही काम आता है। जितनी देर करेंगे उतना नुकसान भरना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे हमारी छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से जो हमें छोटी लगती हैं वो हमारी सराउंडिंग्स को कैसे चेंज करती हैं और हमारे अपनों के सराउंडिंग्स को कैसे चेंज करती हैं। हो सकता है उनका पूरा जीवन उस छोटी सी चीज़ की वजह से परिवर्तित हो जाए, उनके जीवन में कोई ऐसी सीख बन जाए। तो सर, जब हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि टीवी एड्स जो बहुत ज़्यादा हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। आजकल जब हम देखते हैं टीवी एड्स पे तो बड़े बड़े सितारे जो होते हैं वो भी हमें टोबैको के ऐड में दिख जाते हैं, स्मोकिंग सिगरेट वगैरह के ऐड में दिख जाते हैं। वो हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव डालते हैं, अरे ये भी तो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो हीरो ही इसी वजह से बने हैं। मतलब मेंटालिटी एक इस तरह की हो जाती है। तो इस पर क्या आप कहना देखिए, चाहेंगे? हमारे समाज में हीरो हम मूवी से बनाते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि यहाँ पे साइंटिस्ट हीरो नहीं बनते। यहाँ पे सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, स्कॉलर, वो हीरो नहीं बनते। यहाँ पर बॉलीवुड मूवी में जो हमारे इंटरटेनमेंट करते हैं नाच गानों के द्वारा, अलग अलग स्टोरीज के द्वारा, वो हमारे लिए हीरो है। हीरो वो मुख्य हीरो नहीं है। और जब हमने किसी को मूवीज़ के हीरो को हीरो बना लिया, एक्टर को अगर हमने हीरो मान लिया, तो फिर उनके द्वारा किए गई चीज़ों को भी बहुत सारे अननोइंगली कॉपी करने लग जाते हैं। तो आइडियली तो इन सभी पर बैन लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी टैक्स पॉलिसी है, अपना उनको लगता है उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर ठीक से देखा जाए तो ये वास्तव में तो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाता है। जितना हमें टोबैको से टैक्स नहीं मिलता उससे ज़्यादा तो हेल्थ, जो उसके कारण हेल्थ जो खराब हो रहा है, अब हेल्थ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट बहुत पैसे खर्च करती है, और अगर नहीं कर पाए इम्प्रूव हेल्थ को तो फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है कि उसे करना है। लेकिन वो यह भूल जाती है कि इसके पीछे जो कारण बन रहा था, दुनिया में जो भी हार्ट अटैक सबसे बड़ी मौत का कारण है,
बहुत सारे हार्ट अटैक में ये जो टोबैको की जो स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग से हार्ट अटैक की रेट बढ़ जाती है। तो अगर हार्ट अटैक को कम करना चाहते हैं तो हमें टोबैको स्मोकिंग को भी कम करना पड़ेगा। लेकिन उस तरह से तो हम दो अलग अलग दूर की चीज़ों को नहीं जोड़ पाते। हमको बस उस समय लगता है कि इस इंसान को हार्ट अटैक क्यों आया, उस किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, इसमें उसकी एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का भी तो कारण बनता है। हम अगर हमारे आसपास दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं तो जो नहीं स्मोक कर रहा है उसको भी प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी हार्ट उसका वीक हो रहा है पैसिव स्मोकिंग की वजह से। लेकिन हम इसे जोड़कर नहीं देखते। इस पर एनालिसिस होनी चाहिए कि हम किस तरह से ऐड दिखाएं, लेकिन वो जागरूकता की अभी बहुत कमी है हमारे मीडिया में और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी में। हम बस शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हाँ इससे पैसा आ रहा है, इससे टैक्स मिल रहा है, और एक कॉमन मैन तो यह नहीं लगा सकता, यह कंट्रोल नहीं कर सकता कि किस प्रकार के वो टीवी चैनल्स या देखे कि वो ऐड उसको ना दिखे। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ी जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से तो इन एड्स पर, इन एक्टर्स पर अगर हम किसी तरह से लगा सकते हैं कंट्रोल, हम इनके अगर क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो एक्टर प्रमोट कर रहे हैं टोबैको को, हम ऐसे एक्टर्स को देखना, फॉलो करना कम कर दें। अगर एक्टर्स को भी समझ में आए कि हमारी जो मूवी की सक्सेस है उसमें भी ऐसे लोगों का भी रोल होता है, तो फिर वो शायद थोड़े से एड्स के पैसों के लिए ऐसे एड्स नहीं करेंगे। जो एक्टर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं टोबैको का, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं है कि अगर वो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत प्रभावित हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो इतनी सोच नहीं रखते और ऐड के पैसों के लिए करते हैं, और कॉमन पब्लिक इतनी समझ नहीं पाती कि ऐड वास्तव में सच्चाई नहीं है, वो पैसे के लिए ऐड कर रहे हैं, हम उनको देखकर कॉपी ना करें। लेकिन जो यंग माइंड होता है वह तो बस जो देखता है उसे कॉपी करने लगता है। ऐड में नीचे लिख देते हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सिर्फ प्लेन लाइन हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, हमें विजुअल्स इन्फ्लुएंस करते हैं। विजुअल्स पे काम होना चाहिए। हम इमोशनल बीइंग्स हैं, जो देखते हैं उससे हमारा इमोशन प्रभावित होता है। तो थोड़ी जागरूकता आए, थोड़ी ये एड्स अगर कम हो, जो एड्स ऐसे करते हैं उन पर किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके तो समाज का हेल्थ बेहतर होगा, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। सर, आपसे मेरा एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि जो लोग राइटर होते हैं या क्रिएटिव वर्क करते हैं, उनका कहना ये होता है कि जब वो स्मोकिंग कर लेते हैं या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं और वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई तो है। देखिए क्या हो रहा है, जब निकोटीन लिया जी, स्मोकिंग में निकोटीन है, निकोटीन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में गया, अलग अलग पार्ट बॉडी ब्रेन के पार्ट्स में गया और एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ, तो उससे अलर्टनेस बढ़ता है बिल्कुल। लेकिन ये टेम्पररी है। हम मोदी जी के इंटरव्यू को सुने, मोदी जी कहते हैं कि जब वो काम करते करते बीच में कभी थोड़े से थक जाते हैं तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का काम करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, डिफरेंट प्राणायाम करने से भी अलर्टनेस लेवल बढ़ाई जा सकती है। कोई स्मोकिंग करके ही अलर्टनेस लेवल बढ़ाई जा सकती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। और इस टेम्पररी अलर्टनेस बढ़ाने का लॉन्ग टर्म नुकसान तो हो रहा है। उनकी अलर्टनेस बढ़ रही है लेकिन उनका हार्ट ज़्यादा वीक हो रहा है, उनकी एजिंग, उनके अंदर स्किन के रिंकल्स बढ़ रहे हैं, वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाने वाले हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म हेल्थ का जो इफेक्ट है अगर वो ध्यान में रहे तो शॉर्ट टर्म अवेयरनेस अलर्टनेस बढ़ाने के लिए स्मोकिंग का यूज क्यों करना। प्राणायाम करके, वॉकिंग करके, अच्छे म्यूजिक, वैसे म्यूजिक जो अलर्टनेस बढ़ाते हैं उस म्यूजिक का यूज करके भी अलर्टनेस बढ़ाई जा सकती है। सर, ये कौन से म्यूज़िक हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बिल्कुल जब हम ट्रीटमेंट पार्ट पर बात करेंगे कि कैसे इस पर काम करें, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। लेकिन इससे पहले जैसा आपने कहा था, इस पर जब हमने बात की उससे पहले आपने बताया था कि लोग जब देख रहे हैं, टेलीविज़न जब देख रहे हैं तो
उनका उनका एड्स पर कोई जोर नहीं है कि वो कौन से एड्स देखें ना देखें। जी। तो सर इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी और अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप उन्हें बताएं कि किस तरह से हम पीएमसी हिंदी चैनल को देखें जहाँ पर हमें इस तरह के कोई एड्स नहीं मिलते, सब हमें ज्ञान की अच्छी बातें मिलती हैं, इतना अच्छा विजडम हमें देखने को मिलता है पीएमसी हिंदी चैनल पर। जैसे हम आपसे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से लेकर के हर विजडम पर हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रेवल पर बात कर रहे हैं, कर्म पर बात कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भी करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं जिससे कि वो अच्छी चीजें देख यस, पाए। ये बात बिल्कुल आपने इंटरेस्टिंग बताई कि पीएमसी हिंदी जो है वो एक पॉजिटिव मीडिया चैनल है। पॉजिटिव मीडिया चैनल होने के नाते हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट दिखाते हैं, और पॉजिटिव मीडिया चैनल और पॉजिटिव मीडिया कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है। बाकी जगह पर मनी रेवेन्यू इज द प्राइम फैक्टर, यहाँ पर हमारा कंटेंट इज द प्राइम फैक्टर। और पॉजिटिव मीडिया को अगर हम समझ सकें तो पीएमसी जो भी इन बातों को समझ सके, मीडिया में पॉजिटिव मीडिया कंटेंट को प्रमोट करने की, आगे बढ़ाने की जरूरत है पीएमसी हिंदी को। और पीएमसी हिंदी के अलावा जो भी आपको लगे कि ये पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, हमें उनको आगे बढ़ाएं अगर हम, तो यह लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को बेहतर करने में मदद करेगा। समाज सभी से मिलकर बना होता है और हर एक का रोल है, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव मीडिया अगर पीएमसी हिंदी आगे आए, पीएमसी हिंदी जैसे दूसरे पॉजिटिव मीडिया चैनल अगर आगे आए, तो ये बेहतर होगा समाज के लिए, समाज के मेंटल हेल्थ के लिए। जी बिल्कुल सर, तो हम सभी, आप, हम सभी मिलकर पीएमसी हिंदी चैनल देखें और अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त बनाएं, जिससे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमारे ऊपर काम ना कर पाए और हम अपनी लाइफस्टाइल को और भी ज़्यादा हेल्दी कर पाएं, अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी कर पाएं। तो सर इसके साथ ही इस बार WHO की जो थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे पर, ग्रो फूड नॉट टोबैको, तो इस पर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा इस पर डिटेल में जानना चाहूँगी। देखिए, इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में मैंने बहुत सारे ऑटो के पीछे ऐड देखे हैं, जहाँ किसान जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि डोंट किल माय प्रोफेशन, मैं टोबैको फार्मर हूँ, मुझे उजाड़े नहीं, मुझे सहारा दें। देखिए, हम इमोशन को अगर हम यूज करें तो किसी भी चीज़ को गाइड या मिसगाइड किया जा सकता है। फैक्ट्स की बात ज़्यादा होनी चाहिए। अगर टोबैको फार्मर्स अगर अल्टरनेटिव फार्मिंग सीखें तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि दूसरी फार्मिंग नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी तरह से आदत लग चुकी है कि वो टोबैको की फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का या अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, एनजीओ का रोल है कि वो एजुकेट करें कि दूसरी फार्मिंग भी की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टोबैको की ही फार्मिंग की जाए। अब टोबैको की फार्मिंग अगर कर रहे हैं, उससे उनको एक पैसा मिल रहा है, लेकिन इस टोबैको की फार्मिंग से उनको पैसा मिल रहा है, उससे ज़्यादा समाज का, दूसरे लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। जब टोबैको के कारण अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, टोबैको के कारण कहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और फिर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, हार्ट अटैक अगर आया, और या जब टोबैको के कारण ब्लड वेसल हमारे श्रिंक करते हैं, तो पैरालिसिस है, उसमें भी टोबैको का रोल है। जब एक बार अगर पैरालिसिस हुई, ब्रेन हैमरेज हुआ, हॉस्पिटल में गए, आपके एक दिन में लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। सारे पूरी जीवन भर की कमाई जो है वो कुछ दिनों में खर्च हो जाती है। तो हमें वो पैसा कमाना चाहिए जिससे कहीं पे और किसी का नुकसान ना हो। फार्मर्स को एजुकेट किया जा सकता है दूसरी फार्मिंग के लिए। तो हम फूड ग्रेन्स उगाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट ईयर्स भी डिक्लेयर किया है, मिलेट्स हम उगाएं या दूसरे फूड ग्रेन्स उगाएं। टोबैको की फार्मिंग को डिस्करेज करते हुए ग्रो फूड नो टोबैको की WHO की जो पहल है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स तक, जो टोबैको की खेती करते हैं, उन फार्मर्स तक ये बात पहुंचाई जाने की ज़रूरत है कि हम वैसे पैसे कमाएं, आप उन तरीक़ों से पैसा कमाएं जहां से किसी दूसरों का नुकसान ना हो। आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इसके कारण से कई लोगों का बाद में तो हेल्थ नुकसान होता है। जो पैसा कमाए वो खर्च हो जाते हैं हेल्थ को वापस पाने के चक्कर में। हम बेहतर फार्मिंग करें, हम फूड्स
जो हेल्दी फूड्स हैं उनकी फार्मिंग करें। बिल्कुल सर, डब्ल्यूएचओ की थीम से हम लोग सभी सहमत हैं, ग्रो फूड नॉट टबैको। हमें इस तरह के फूड्स उगाने चाहिए जो हम सभी की हेल्थ के लिए अच्छे हों, और इसके लिए हमें फार्मर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनका साथ देने की ज़रूरत है। जी। तो सर, अब आपसे जानना चाहूँगी कि तंबाकू से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये जानलेवा तो है ही। इसके बारे में हम कैंसर को जानते हैं कि कैंसर इससे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी डिब्बियों पर हमने छपा हुआ देखा है कि किस तरह से ये इतना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ? देखिए, टोबैको से, स्मोकिंग से और चबाने वाले टोबैको प्रोडक्ट्स, गुटखे से कैंसर होता है, यह तो बहुत बात लोग जानते हैं। इतने विजुअल्स वाले गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी उन पे ऊपर सूचना दी जा रही है, लेकिन उसका जो मेन है, जो मेंटल हेल्थ वाला फैक्टर है, उससे लोग बहुत लोग अनजान होते हैं कि ये आपके मूड को खराब करता है। आपके मूड को ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर वाले बन जाते हैं। आपने टोबैको का सेवन किया, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब उसका इफेक्ट वीन ऑफ होता है, फिर आपको और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, हेडेक महसूस करते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर बेनिफिट लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो यह डिप्रेशन का, ये एंजाइटी का और कई सारे मानसिक बीमारियों का कारण है। शारीरिक रोगों में हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं, तो ब्लड वेसल श्रिंक होने से हार्ट अटैक का, कई सारी ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का की होने की संभावना बढ़ जाती है। और लंग कैंसर तो होता ही है, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी होती है, इम्फाइसेमा होता है जो फेफड़े की बीमारियां हैं, और जो लंग कैंसर है उसमें भी इसका रोल है। कई सारी बीमारियां हो रही हैं। बात तो स्पष्ट है कि रोग हमारे शरीर में अगर आदत बन गई तो हम में तो, जो स्मोकर है उसके शरीर में तो रोग आएगा ही आएगा। जो ये सारी बीमारियां हैं, जो फिजिकल डिजीज है, मेंटल डिजीज को छोड़ के हुए फिजिकल डिजीज, ये सारी बीमारियां स्मोकर्स के फैमिली वालों को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम यह स्मोकर अगर ये याद रखें कि वो स्मोकिंग की स्मेल आती है, उस स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग कोशिश करते हैं। स्मेल खत्म हो भी गई, लेकिन जब वो अपने परिवार वालों के साथ बैठ रहे हैं, वो स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग के द्वारा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों में जा रहा है, तो परिवार के सदस्यों में भी हार्ट अटैक की, लंग की बीमारियां, इम्फाइसेमा, COPD, लंग कैंसर, इन सभी रोगों की होने की संभावना वो परिवार वालों में बढ़ा रहे हैं। स्मोकिंग जो है वो सिर्फ स्मोकर को ही नहीं, स्मोकर के परिवार वालों को बीमार करता है। यह बात समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपसे हम बिल्कुल सहमत हैं कि किस तरह से ये जो स्मोकिंग है, ये हमारे लिए तो घातक है ही है, इसके साथ हमारे अपनों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। तो एक बार हम अपने बारे में ना सोचकर, क्यों ना अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर, अपनों के बारे में सोचकर इसको क्विट करने की कोशिश करें। तो सर, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे ज़रूर होंगे जो इसके बारे में क्विट करने का सोच रहे होंगे, लेकिन कोई राह नहीं दिख रही है, कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो आपसे अब मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इसके बारे में प्रिवेंशंस हमें बताएं, और बताएं कि किस तरह से इसको क्विट कर सकते हैं। जी, देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह तो बात तो हम सभी सुनते हैं कि रोकथाम ही सबसे अच्छा, इलाज से बेहतर उपाय है। और रोकथाम अगर हम नहीं करते हैं, जब एक बार आदत बन जाती है तो छोड़ना मुश्किल होता है। डेटा के अनुसार जब कोई स्मोकर छोड़ना चाहता है, सिर्फ 7% लोग ही वास्तव में छोड़ पाते हैं। 93% लोग जो सोचते हैं कि मैं छोड़ूं, वो छोड़ नहीं पाते। तो छोड़ना मुश्किल है। इस बात को समझते हुए आदत ही ना लगे, इस पर विशेष कोशिश होनी चाहिए। अब यह कोशिश जो स्मोकिंग शुरू कर रहे हैं वो खुद से अपने ऊपर कर सकते हैं, या उनके परिवार वाले उनके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से हम यह देखें कि कोई भी व्यक्ति एडिक्शन में तब जाता है जब उसके जीवन में प्रेम की कमी होती है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके जीवन में प्रेम परिपूर्ण है, संपूर्ण है,
वो एडिक्शन में नहीं जा सकता। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, मुझे भी फ्रेंड्स ने स्मोकिंग करने के लिए प्रेरित किया, मैंने भी 1-2 पफ लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह तो कोई हेल्दी हैबिट नहीं है। तो मुझे, चूंकि मेरे जीवन में एक पहले से एक रीजनेबल मेंटल हेल्थ था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे प्रभावित नहीं किया, लेकिन मेरे ही फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग रहे हैं जो दूसरों के देखा देखी स्मोकिंग करने लग गए। तो यहाँ पर परिवार वालों का रोल है कि अपने बच्चों को वो प्रेम दिया करें। जब कभी बात पता चलती है कि कोई बच्चा स्मोकिंग करने लग गया, तो उसको डांटने से ज़्यादा प्रेम देने की ज़रूरत है, प्यार से समझाने की ज़रूरत है, उसके साथ प्यार से टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। प्रेम को बहुत अंडरमाइन किया गया है बहुत परिवारों में। अगर हम आध्यात्मिक सर्कल में सुने, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स। प्रेम हील करने की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम उस ताकत को रियलाइज नहीं करते। तो प्रेम बढ़ाने की जरूरत है, प्यार से समझाने की जरूरत है। समझाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने की जरूरत है, और इतना कंफर्टेबल बच्चा फील करे कि अपनी बातों को वो शेयर कर सके। बहुत बार माता पिता व्यस्त होते हैं, जो बच्चा है, जो यंगस्टर है, अपनी बात कुछ कह रहा है, वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं लगाते। अगर इंटरेस्ट आप नहीं दिखाएंगे बात करने में, तब फिर वो ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जिनके साथ वो खुलकर मस्ती कर सकते हैं। तो जब भी कभी बच्चा बात करना चाहे तो टाइम देना चाहिए। कभी भी ये बहाना मत बनाएं कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं पैसे कमा लूं, वो उससे ज़्यादा हल होगा। अरे पैसे जो आप कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम तो दीजिए। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये बात नहीं पता है कि पैसों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। माता पिता बायोलॉजिकली बन जाना आसान है, लेकिन स्पिरिचुअली साइकोलॉजी बनना में एक ज़्यादा गहरी बात है। तो प्रेम को बढ़ाएं, यह एक मेन फैक्टर है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, डांटे नहीं, क्रिटिसाइज ना करें, जलील ना करें, क्योंकि अगर गुस्सा दिलाकर बात नहीं बनती है। ज़्यादातर थोड़ा साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस मिले कि वो अपना जो सब्जेक्ट है, जो यूथ है, वो अपनी बातें खुलकर अपनी बातों में एक बात कह सके। और अगर कोई यूथ हमारी इस बात को सुन रहे हैं, या जो स्मोकर हैं, या कोई अर्ली एडिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी आदत को वो छोड़ सकें, तो अपने माइंड को हेल्दी इंटरटेनमेंट देने के दूसरे साधन ढूंढें। कोई हेल्दी हैबिट में स्विमिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई भी डिफरेंट स्किल सीखने में, डिफरेंट आर्ट, कुछ चीज़ें जो सिर्फ सीखने के लिए सीखना। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं कि इसको सीखने के बाद मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा, इसलिए लोग सीखते हैं। अगर कोई स्किल सिर्फ सीखने के लिए सीखा जाए तो वो हमें ज़्यादा खुशी दे सकता है ना। तो हम कुछ कामों को सिर्फ करने के लिए करें तो वो हमें इंटरटेन कर सकता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। स्मोकिंग ही एकमात्र उपाय नहीं है। स्मोकर को यह समझने की जरूरत है, हेल्दी इंटरटेनमेंट्स को ढूंढकर अपने आप को उसमें इंगेज करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें इस पर इस तरह से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम आध्यात्मिक ढंग से, यानी कि एक्यूप्रेशर के थ्रू हम कैसे इस पर काम कर सकते हैं? देखिए, स्मोकिंग जो है या टोबैको का जो यूज है, तंबाकू को चबाना, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो चॉइस है, हम राइट चॉइस लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो चॉइस है उसको गवर्न करने के लिए हमारी बॉडी में होता है स्प्लीन ऑर्गन, मणिपुर चक्र। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र हेल्दी नहीं है, स्प्लीन हेल्दी नहीं है, तो हम इस तरह के हैबिट्स में जा रहे हैं। तो स्प्लीन को हेल्दी करने के लिए हमें SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना चाहिए। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो हमारे तलवे और जो उसके ऊपर का जो सांवला हिस्सा होता है उसके जंक्शन पे आता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए। हम दिन में 5 बार मसाज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम दिन के समय हल्दी भी लगा सकते हैं। SP4 पे हल्दी लगाना स्प्लीन की नाड़ी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा साधन है। महिलाओं में ये दाहिनी तरफ महत्वपूर्ण होता है और पुरुषों में ये बाएं तरफ महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं में भी एडिक्शन की आदत हो सकती है, इसलिए उन्हें भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर समझ में नहीं आए
तो दोनों तरफ भी SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज कर सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए PC6 भी है, लेकिन ये सपोर्टिव पॉइंट है। मेन पॉइंट हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर हम काम करें तो यह डी एडिक्शन में हेल्प करता है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी जो इस परेशानी से, जो इस चैलेंज को देख रहे हैं, इस चैलेंज से जूझ रहे हैं, वो समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से SP4 और PC6 पर काम करना है। सर, इसके अलावा भी आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था म्यूजिक थेरेपी के बारे में कि वो भी बहुत ज़्यादा कारगर होती है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, मणिपुर चक्र को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और मणिपुर चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है राग मालकौंस, राग शुद्ध सारंग। राग शुद्ध सारंग के साथ, राग मालकौंस के साथ अगर हम ध्यान में बैठते हैं, या ध्यान में हम बैठने के अलावा इस म्यूजिक को हम सुनते हैं, तो यह भी हमारे मणिपुर चक्र को मजबूत कर सकता है। और अगर हमारा मणिपुर चक्र अगर हेल्दी हो जाए तो हम खुद ब खुद एडिक्शन में या तो जाएंगे नहीं, या अगर जा भी रहे हैं तो बाहर जल्दी आ जाएंगे। मणिपुर चक्र अगर हमारा हेल्दी है तो बॉडी में एडिक्शन रह नहीं सकता। मणिपुर चक्र को समझने की और उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, और म्यूजिक थेरेपी सबसे बेस्ट उपाय है मणिपुर चक्र को हेल्दी करने का। राग शुद्ध सारंग को उसके अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में उसको हम डाउनलोड करके रखें और उसको सुनते रहें। उसके साथ हम थोड़ा देर मेडिटेशन में बैठ जाएं। मेडिटेशन में 2 बार हम बैठने की अगर आदत डाल लेते हैं तो ये बेस्ट है। नहीं तो जब भी समय मिले हम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठने की आदत डालें। आंख बंद करने लगेंगे तो धीरे धीरे म्यूजिक के साथ मेडिटेशन होने ही लग जाएगा। मेडिटेशन को जो मुश्किल माना जाता है, यह आदत, यह सोच छोड़ने की जरूरत है। मेडिटेशन म्यूजिक के साथ बहुत आसान है। रेगुलर राइट म्यूजिक के साथ मेडिटेशन में बैठने से हमारा मणिपुर चक्र हेल्दी हो जाएगा, और मणिपुर चक्र हेल्दी हो जाएगा तो आदत छूट जाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस तरह से बताया कि हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ में, मेडिटेशन के साथ में और म्यूज़िक थेरेपी का कैसे इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सर, इसके साथ हमने आज आपसे बहुत सारी बात की, लेकिन जाते जाते अब समय हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और जो मेनली जो स्मोकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। देखिए, मैं जो भी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप स्मोक करने के लिए उसे अपने मुंह में लेते हैं स्मोक को, याद रखिए कि इस हर एक स्मोक के पफ के साथ ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपने परिवार वालों को भी आप मेंटल बीमारी की तरफ, फिजिकल बीमारी की ओर तरफ धकेल रहे हैं। हर एक पफ आपको अधिक बीमार कर रहा है, आपके परिवार वालों को अधिक बीमार कर रहा है। आपके भीतर एंजाइटी, आपके भीतर डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ रही है। आपके परिवार वालों में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ रही है। तो आप थोड़ी देर के लिए कश का आनंद का मजा लेना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म में आप बीमारियों से खुद को बचाए रखना चाहते हैं, चॉइस आपके हाथ में है। चूज हेल्थ, चूज लाइफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमने बात की बहुत ही जानलेवा एक चीज़ के बारे में, जो कि है तंबाकू या फिर टोबैको, जो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करती है, इसके साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर देती है। आशा है कि आज के इस एपिसोड से आपने सीख ली होगी, आप समझे होंगे कि किस तरह से जीवन के लिए घातक है, और इसको छोड़कर आप कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं, एक अच्छे माइंडसेट, एक अच्छी मेंटल हेल्थ को अपना सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए। आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।